हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएन क्लासेस हिंदी। आपको इस चैनल पे मिलेंगे सारे नोट्स हिंदी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको ये सारे नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल सीएन क्लासेस पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या होता है? तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण दिए गए हैं यहाँ पे। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो भी एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द का जो यूज है वो कहाँ से लिया गया? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। इसका मतलब जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, प्रबल भी होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो प्रबल एसिड कौन कौन से हैं? 3, जिनको हम मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तीनों का फॉर्मूला दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 और नाइट्रिक एसिड को HNO3 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दुर्बल एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड। तो इसके अलावा जो भी होते हैं मैक्सिमम दुर्बल ही होते हैं, वीक ही होते हैं। ये है ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये सब एसिड क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। ये क्या होता है? इंग्लिश में सांद्र अम्ल को कॉन्सेंट्रेट एसिड बोलते हैं, तनु अम्ल को डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है कि ऐसा अम्ल जिसमें जल कम होता है और अम्ल ज्यादा होता है। ठीक है। अम्ल ज्यादा होगा और पानी कम होगा तो उसको हम बोलेंगे सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल कम होगा और पानी ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे तनु अम्ल। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं। अब तो ये हो गया एसिड के बारे में। अब हम देखेंगे क्षारक यानी कि बेस के बारे में। ठीक है। तो बेस की कुछ गुण दिए हुए हैं यहाँ पे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और एसिड क्या कर रहा था? नीले को लाल कर रहा था। यहाँ पे जो बेस होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक में आते हैं। और दुर्बल क्षारक में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्षार क्या होता है। क्षार और क्षारक दोनों वर्ड अलग अलग है। क्षार को इंग्लिश में एल्कली बोलते हैं। एल्कली क्या होते हैं? जल में घुलनशील। क्षारक को क्षार कहते हैं। जो बेस पानी में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जल में घुल जाते हैं इसलिए इनको क्षार कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लवण क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है। अब सॉल्ट क्या क्या, जैसे सॉल्ट के एग्जांपल में हम क्या देखेंगे? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूचक क्या होता है। सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल है या क्षार है उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए सूचक का यूज किया जाता है। ठीक है। किसी विलयन में अम्ल है या क्षार है ये कैसे पता लगाएंगे? सूचक की हेल्प से। सूचक क्या करता है? वो उसका रंग या फिर गंध, सूचक का रंग या फिर गंध अम्लीय और क्षार में अलग अलग में बदल जाता है। ठीक है। मतलब वो अम्ल रहेगा तो किसी और रंग का हो जाएगा या उसका स्मेल कुछ और हो जाएगा। क्षार रहेगा तो उसका कुछ स्मेल अलग हो जाएगा या रंग भी बदल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सूचक के प्रकार, है ना। सूचक कितने तरह के होते हैं? तो सूचक
तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, नाम से ही पता है, नेचुरल तो जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब क्या है? नेचुरल होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उसके बाद है कृत्रिम संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज किए हुए। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। इनमें होते हैं मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। और उसके बाद गंधीय सूचक जिसका स्मेल चेंज होता है। इन दोनों में, कृत्रिम और प्राकृतिक में तो रंग चेंज होता है क्षार या अम्ल बताने के लिए, और गंधीय सूचक में क्या होता है? इसमें गंध चेंज हो जाता है, अम्ल या क्षार के माध्यम में, क्षारक के माध्यम में उसका गंध बदल जाता है, जैसे प्याज और लौंग का तेल, ये आता है गंधीय सूचक में, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमने टेबल बना रखा है, इसमें देखेंगे प्राकृतिक सूचक में ये है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टेबल में हमने दिया है रंग और गंध में परिवर्तन क्या होता है। ये अम्ल के साथ है, इधर वाला क्षार के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिटमस जो होता है वो लाल कलर का अगर होता है, लाल हो जाता है किसमें? अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ नीला रहता है, ठीक है। मतलब अगर हम लाल लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा, लेकिन अगर वो नीला है तो भी वो लाल ही हो जाएगा, हर हालत में वो लाल ही रहेगा, ठीक है। और यही क्रिया क्षार के साथ होती है, लेकिन उसमें लिटमस नीला रहता है, ठीक है। उसके बाद से लाल पत्ता गोभी का रस, वो भी क्या होता है? अम्ल के साथ लाल रहता है, लेकिन क्षार के साथ उसका कलर कौन सा हो जाता है? हरे कलर का हो जाता है। हल्दी जो होता है, हल्दी का अम्ल के साथ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ वो लाल कलर का हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में भी देखा है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो मम्मी क्या करती है? हल्दी और चूना मिला करके लगाते हैं। तो हल्दी तो येलो कलर का होता है और चूना व्हाइट कलर का। चूना क्या होता है? क्षार होता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, तो चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो जब हल्दी और चूना को मिलाया जाता है तो वो लाल कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद है हाइड्रेजिया के फूल का रस, वो नीला रहता है किसके साथ? अम्ल के साथ, और क्षार के साथ क्या हो जाता है? गुलाबी कलर का, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कृत्रिम सूचक को, जो कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं? फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो अम्ल के साथ फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन, किसी रंग का नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और मेथिल ऑरेंज क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है अम्ल के साथ। साथ ही क्षार के साथ फिनोल्फ्थलीन गुलाबी कलर का हो जाता है और मेथिल ऑरेंज क्षार के साथ पीले कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गंधीय सूचक, जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये जिसमें है प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। प्याज का रस जो है अम्ल के साथ और तेजी गंध देने लगता है, तीक्ष्ण गंध, मतलब तेज हो जाता है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। और क्षार के साथ जब मिलाया जाता है तब उसमें कोई स्मेल नहीं रहती। साथ ही वेनिला जो है वो उसी समान गंध में रहती है जब उसको अम्ल के साथ मिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही क्षार में मिला दिया जाएगा उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। लौंग का तेल जो है उसी अम्ल के साथ जो है वैसे ही गंध में रहेगा, जैसे अपने रूप में ही रहेगा, लेकिन जैसे उसको क्षार के साथ मिलाया जाता है उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर लौंग के तेल को किसी पदार्थ के साथ मिलाया गया, ठीक है, और उसमें उसकी गंध में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो हम समझ जाएंगे अम्ल है। अगर उसकी गंध में चेंजिंग हो गई तो हम कहेंगे मतलब कोई गंध नहीं रहा, उसकी जो गंध थी वो खत्म हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि क्षार है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण, ठीक है। तो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया क्या होती है? तो धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो अम्ल प्लस धातु मिलकर के बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। बिल्कुल यही क्रिया इसके साथ भी होती है, क्षार के साथ भी। क्षार और धातु मिलकर के फिर यहाँ पे क्या बना देते हैं? लवण और हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रिएक्शन हम। यहाँ पे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्षार के साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसका मतलब कि जब भी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ अम्ल या क्षार अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पॉप टेस्ट क्या होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है पॉप टेस्ट, मतलब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दिखाने के लिए पॉप टेस्ट किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी टेस्ट आता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉप टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जब हाइड्रोजन गैस जिसमें हो और उसकी परख नली के पास जब एक मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप मतलब पॉप साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है। तो इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से भी आ सकता है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? पॉप टेस्ट का। तो कैसे किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित टेस्ट ट्यूब को, जिसको परख नली बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब को मोमबत्ती के पास जब लाया जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब टेस्ट ट्यूब को मोमबत्ती जब किसी टेस्ट ट्यूब को मोमबत्ती के पास लाया जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है, तो बताइए उसमें कौन सी गैस है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि धातु के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं अम्ल और क्षार। अब देखेंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड के साथ, अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये लाइन आप याद रखना, ठीक है। अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, धातु कार्बोनेट में आ गया, सोडियम धातु है, उसका कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ रिएक्ट किया तो लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ठीक वैसे ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा? जैसे कि वही बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका भी एग्जाम्पल है, एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब हो रहा है तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ ही अभी हमने देखा क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और साथ ही ये भी देख लें कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे दे रखा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा पॉप टेस्ट, ठीक है। पॉप टेस्ट पढ़ा, किसके लिए था पॉप टेस्ट? हाइड्रोजन गैस के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? चूने के पानी का टेस्ट, जिसको इंग्लिश में लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे चूने के पानी का टेस्ट क्या किया जाता है? उत्पादित तो है यहाँ पे, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का, मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसी को बोलते हैं चूने का पानी, और इसके साथ हम जब एक्वस दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना होता है, एक्वस दे रखा है मतलब इसका पानी में विलयन, ठीक है। तो चूने का पानी हो गया ना ये, और उसके ऊपर से जब कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, उसका अवक्षेप बन जाएगा नीचे की तरफ और पानी बन जाएगा, ठीक है। तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर का, मिल्की कलर का, ठीक है। और अधिक मात्रा में और ज्यादा अगर हमने प्रवाहित कर दिया तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले बन गया रहेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल दोनों बना है, इतना तो पिछले रिएक्शन में कही है। और उसके ऊपर अगर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम
बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जल में घुलनशील होता है तो ये जल में पूरी तरह से घुल जाएगा और उसका कलर मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर प्रक्रिया क्या होती है। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करेंगे, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कर देता है वो। तो जब अम्ल और क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब अम्ल और क्षार, मान लो कि एक कोई स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, दोनों मिलेंगे तो दोनों का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, है ना। जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ में जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब अभी हमने समझा था जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट सांद्र अम्ल में पानी मिलाए तो उसमें क्या होगा, उसमें तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, एसिड है तो। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो मिश्रण जो है वो बाहर आ सकता है जिसकी वजह से आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र, अगर आप कांच का बर्तन लिए हैं तो वो टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल में, सांद्र अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, या फिर ऐसे जनरली भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोग, है ना। उसके बाद देखेंगे अम्लों तथा धात्विक के ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ, यहाँ पे के छूट गया है, अम्लों के साथ धात्विक के ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्या होगी। धात्विक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी वही बनेगा, लवण और जल। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ, तो बनेगा लवण और जल। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है भाई, धात्विक ऑक्साइड तो क्षारीय होता है ना। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्षार हो गया, एक अम्ल हो गया, दोनों मिलकर के तो लवण बनाएंगे ही और जल। अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, जितने भी धातु होते हैं उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और जितने अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। अभी हमने बताया धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्षारीय होता है। कोई सा भी सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सब के सब क्षारीय होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय होता है। उसके बाद हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के क्षार के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड हमने बताया अभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं ना। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षार के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये है एसिड और क्षार के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और उसके साथ ही जल बनाएगा। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये आप याद रखना। अब देखो आप, अगर यहाँ पे मैं एसिड के लिए ए लिख रही हूँ, बेस के लिए बी लिख रही हूँ, ठीक है, और सॉल्ट के लिए एस लिखूंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसटी मैंने लिख दिया, और बेस वीक है, तो दोनों के मिलने से जो बनेगा, दोनों के मिलने से बनेगा लवण बनेगा ना, सॉल्ट बनेगा। तो वो सॉल्ट की प्रवृत्ति क्या होगी, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा,
एसिडिक होगा, सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस जो है स्ट्रांग हुआ तो सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। अगर दोनों स्ट्रांग हुए तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर दोनों वीक हुए तो फिर दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को तो भी सिर्फ सॉल्ट ही बनेगा। तो आप यहाँ पे याद रखना कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अम्लीय लवण जिसको बोलते हैं। और क्षारीय लवण कब बनेगा, जब अम्ल कमजोर होगा और क्षारक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की क्या भूमिका है। ठीक है, जलीय विलयन में तो अब देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है वो अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो H+ आयन यहाँ पे है हाइड्रोनियम आयन H3O+, है ना। मतलब कि जल जो है, जल में H2O जो होता है उसमें जब एसिड डालते हैं तो उसमें H+ आयन उत्पन्न होता है और फिर इसके साथ H+ जो है वो जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, ये H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। कुछ तो उसमें H+ आयन भी होते हैं और कुछ H3O+ आयन भी होते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे H+ आयन और वाटर मॉलिक्यूल जब मिले तो ये H3O+ बन गया। मतलब HCl जब पानी में उसको डालेंगे तो क्या होगा, HCl का H+ जो है वो बाहर निकलेगा और H2O में मिल जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, की उपस्थिति में क्षारक जो होते हैं वो तो हो गया एसिड का, ये क्षारक का क्या होगा, ये देते हैं OH- आयन। ठीक है, तो जैसे NaOH है क्षारक है, ये जल की उपस्थिति में Na+ और OH- आयन में टूट जाता है। ठीक है, उसी में रहता है लेकिन बाहर उसको ऐसा नहीं है कि हाथ डाल के निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, एल्कली बोलते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। मतलब कि सभी एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं लेकिन सभी बेस जो होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि सभी बेस जो है पानी में घुल नहीं सकते तो वो एल्कली नहीं होंगे। लेकिन जितने भी एल्कली होते हैं सब तो बेस ही होते हैं, तभी तो उनको चेक किया गया, पानी में घुल गए तो एल्कली हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। अम्ल या क्षार को जब जल में मिलाएं तो सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अम्ल की अभिक्रियाएं, अलग अलग रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था वही है। धातु के साथ जब अम्ल रिएक्ट करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण और जल बनाएगा। धातु के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक है, और क्षार के साथ अगर रिएक्ट करेगा अम्ल तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जो अभी हमने पूरा पढ़ा वही है, एक टेबल के साथ दिखाया गया है यहाँ पे। जब अम्ल रिएक्ट करेगा धातु कार्बोनेट के साथ तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ये हो गया पूरा एक ही जगह से आप पढ़ सकते हो अम्ल की अभिक्रियाएं। इसी तरह से क्षार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब क्षार जो है वो रिएक्ट करता है धातु के साथ तो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। और धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है।
अम्ल के साथ रिएक्ट करता है क्षारक अगर, तो लवण और जल बनाता है, और साथ ही अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अम्लों व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं, अम्ल और क्षार में क्या सिमिलरिटी होती है। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा, अभी हमने पढ़ा कि उसके कारण वो जो मिश्रण होता है वो बाहर आ सकता है, जिसके कारण आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक अगर उसका ताप बढ़ गया तो कांच का बर्तन जो है वो टूट भी सकता है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अम्ल को अगर मान लो एसिड लिए हैं, उसको पानी में मिला दिए, तो जितने जो एसिड था वो जितना कॉन्सेंट्रेट था, जितना सांद्र था, पानी में जब मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता जो है H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर हमने मान लो कि कोई NaOH पानी में डाल दिया, ठीक है, NaOH पानी में डाल दिया, तो पहले NaOH में OH की मात्रा तो अकेले में ज्यादा थी जितना आयतन था NaOH में। अब जब हमने जल में डाल दिया तो इसकी टोटल की आयतन तो बढ़ गई। ठीक है, और NaOH में OH तो उतना ही है, तो क्या हुआ, OH माइनस में क्या हुआ, प्रति इकाई आयतन की कमी हो गई। आयतन की कमी नहीं, OH माइनस की कमी हो गई। जितना पूरा आयतन बढ़ गया और ये उतना ही है ना, तो इकाई आयतन में OH माइनस की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि अम्ल या क्षारक को जब जल में मिलाया जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, उसकी इंटेंसिटी कैसे नापेंगे, किसकी ज्यादा क्षारीय है या कम क्षारीय है, ज्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है, इसको हम कैसे नापेंगे। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर कोई अम्ल ज्यादा H+ आयन देता है इसका मतलब ज्यादा अम्लीय है, कम देता है तो कम अम्लीय है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सूचक जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके द्वारा ज्ञात करते हैं, जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन को अलग अलग रंगों में दिखाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद से क्या होता है, पीएच स्केल, वही होता है पीएच स्केल। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसके बारे में बताता है, H+ आयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, यहाँ पे ये H ऊपर होगा और P स्मॉल होगा, कुछ मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो पीएच अगर 7 है, 7 है तो ये उदासीन विलयन होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये पीएच स्केल, यहाँ पे उसके लिए एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बना रखा है। यहाँ पे 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ये स्केल। दुर्बल अम्ल है जो उसमें H+ आयन की मात्रा कम होगी, इधर है ना दुर्बल आयन, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है उधर प्रबल आयन होता है, उसमें H+ आयन की मात्रा अधिक होती है। ये यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, ये एरो ये ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से दुर्बल क्षार जो है उसमें OH- आयन की मात्रा जो है उसमें कम होती है, और प्रबल क्षार में OH- आयन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है ऐसे पीएच स्केल के लिए ये दे रखा है कि ये बिल्कुल बीच में 7 है, 14 तक है 0 से, तो अगर 7 से इधर कम हुआ इधर की तरफ, ठीक है, 7 से पीएच का मान अगर कम हुआ इधर हुआ तो ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। H+ आयन किसमें होता है,
अम्ल में। तो इसका मतलब H+ आयन बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण भी बढ़ते जाएगा, मतलब कि 7 से कम जितना होगा अम्लीय गुण बढ़ते जाएगा, और इधर जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता में कमी होते जाएगी तो क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो 7.0 से 7.8 के पीएच के रेंज के बीच में काम करता है। साथ ही पानी जो होता है, वर्षा का रेन वाटर जो होता है, उसके पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम जानते हैं ना 7 से कम जितना होते जाएगा तो उसको एसिडिक मानेंगे। तो 5.6 से जितना कम होते जाता है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं कि एसिडिक रेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी का पीएच। मिट्टी के पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच रेंज में की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर को 7 से 7.8 तक के रेंज की आवश्यकता होती है पीएच की, वैसे ही मिट्टी पौधों को भी जरूरत होती है कि उनके मिट्टी में जो पीएच का रेंज हो वो एक स्पेसिफिक हो। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाए जाते हैं वो मिट्टी को एसिडिक या क्षारीय मतलब बेसिक बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। अगर उसका जो है मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो गया तो उसके हिसाब से मिलाया जाएगा। कम हो गया तो कितना चाहिए हमें, तो अगर अम्लीय गुण बढ़ाना है तो अम्लीय वाला पदार्थ मिलाया जाएगा, अगर क्षारीय बढ़ाना है तो क्षारीय वाला पदार्थ मिलाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच होता है, जो हमारा स्टोमक होता है और उदर पेट होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होती है जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। अपच की स्थिति में जब हमारे पेट में अपच हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो क्या होता है उदर जो है अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है। तो बोलते हैं ना एसिडिटी बन गई है, पेट में एसिड ज्यादा हो गया है जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड बनाया जाता है। एंटा मतलब एंटी एसिड है ना, तो एंटासिड जो एसिड का विरोध करे वो बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया है, ज्यादा अम्ल हो गया है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अभी हमने पढ़ा था ना उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? क्षार की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षारकों का उपयोग किया जाता है एंटासिड बनाने के लिए, जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जब पिया जाता है तो ये क्या होता है? क्षारक होता है और पहले से एसिड बना होता है, दोनों का रिएक्शन होता है और वहां पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और एसिड हमारे पेट में कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत जो टूथ डिके होता है, दांत को नुकसान होता है पीएच के कारण। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो 5.5 से कम होगा तो मतलब हमारे मुंह में जो है एसिडिक हो रहा है हमारा मुंह। ठीक है, तो दांतों का इनेमल जो होता है, इनेमल क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो इनेमल होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। अगर ज्यादा एसिडिक हमारा मुंह होने लगा, ज्यादा एसिड बनने लगा, 5.5 से कम होने लगा तो क्या होगा? अब दांत तो पानी से तो घुलता नहीं है, लेकिन उस पे एसिड अगर पड़ने लगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। तो इसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं? जहां पे ज्यादा एसिड है उसको कम करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की मात्रा जो है वो जो ज्यादा बनी रहती है उसको उदासीन करके अम्ल की मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट
कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करने के लिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है, मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं उसको, जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा या फिर बहुत लोग चूना लगा देते हैं। चूना क्या होता है? क्षारक होता है। जब वहां पे एसिड छोड़ता है, हम क्षारक लगा देते हैं तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हमें आराम मिलने लगता है, ठीक है। नेटल के डंक वाले बाल जो होते हैं, या भी मैंने बताया मेथनोइक एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, वो छोड़ जाते हैं। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है जो क्षारकीय होता है, डॉक पौधे की पत्ती, या फिर चूना लगा दिया जाता है जो क्षारकीय होता है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे लवणों का पीएच। अभी मैंने बताया था ना कि जब प्रबल अम्ल प्रबल होगा, प्रबल क्षार होगा, तो दोनों मिलकर के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उदासीन हो जाएंगे, जिसका पीएच 7 हो जाएगा। अगर प्रबल अम्ल है, अम्ल ज्यादा है, दुर्बल क्षार है, तो इसका गुण किस जो मजबूत है उसकी तरफ जाएगा, तो लवण क्या हो जाएगा? ये अवण नहीं लवण है, ठीक है। तो लवण कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, जो कि 7 से कम होता है। अगर प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल है तो उसका गुण किसकी तरफ जाएगा? जो प्रबल है, क्षारक की तरफ। तो लवण कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा और उसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं। तो साधारण नमक से सोडियम, यहाँ पे सोडियम हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण है ना, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर अभियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब किसमें पानी में डाला जाता है, इसका जलीय विलयन हो गया, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है एनोड पे चली जाती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस चली जाती है और कैथोड के पास नीचे NaOH विलयन बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है? हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस का क्लोरीन ऐसे भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। जल की स्वच्छता में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन मिला दिया जाता है तो पानी जो है शुद्ध हो जाता है। पीवीसी में किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग AC और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, CFC का, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? इस्पात की सफाई करने में और औषधियां बनाने में, ठीक है। उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही विरंजक चूर्ण जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू विरंजन में, वस्त्र विरंजन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में देखेंगे क्या होता है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई कपड़ों जो हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो उसपे किसी किसी कपड़े पे लिखा रहता है डोंट ब्लीच, है ना। तो उससे क्या होता है? कलर गिरने लगता है, लेकिन बहुत सारे कपड़ों में ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है ना। इसी तरह से विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? तो चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पे क्लोरीन की क्रिया जब कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये चूना हो गया, क्लोरीन की क्रिया कराई गई। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2, ठीक है, बनता है। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, उनका कलर जो है कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, ठीक है। और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, और रासायनिक उद्योगों में एक
उपचायक के रूप में किया जाता है। उपचायक मतलब ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ठीक है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड और कौन है, अमोनिया और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की आपस में जब क्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है जो असंक्षारक होता है ना। और खाना पकाते समय गर्म करने पे बेकिंग सोडा खाना बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और खाना पकाते समय जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पे ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा कैसे बनता है, और सोडियम कार्बोनेट मतलब जिसको हम धोने वाला सोडा बोलते हैं, जो कपड़े धोने में काम में आता है, ठीक है। बस इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा तो ये बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में वाटर क्रिस्टल्स आ जाएंगे तो ये हो जाएगा धोने वाला सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर बन गया। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, पाव, रोटी, केक या खमीर जो होता है वो उठ जाता है, फूला फूला बनता है। या फिर हम लोग जो घर पे बनाते हैं ना, जो छठ पूजा वगैरह में क्या बोलते हैं उसको गांव में, ठेकुआ, उसमें डालते हैं हम बेकिंग पाउडर, जिसकी वजह से वो काफी फूला फूला बनता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ये एक एंटी एसिड होता है और एंटी एसिड का एक संघटक है। मतलब बेकिंग पाउडर को अगर हम थोड़ा सा पानी में घोल के पी ले, अगर एसिडिटी ज्यादा बनी है तो वो एंटी एसिड का भी काम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें भी किया जाता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है धोने का सोडा। जी हमने कहा था ना, ये सोडियम कार्बोनेट और इसमें वाटर क्रिस्टल्स आ जाते हैं तो ये हो जाता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गए तो यहाँ पर डॉट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर क्रिस्टल बन गए इसके साथ, तो ये हो गया धोने का सोडा। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, कागज के उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, बोरेक्स बनाने में। घर में साफ सफाई में इसका उपयोग कपड़े धोने वगैरह में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। पानी जो होता है अगर ज्यादा हार्ड है तो उसमें ये डाल देंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तभी तो कपड़े धोता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है ना। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पे ये जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा हाइड्रेट हो गया ना, हाफ, ठीक है। तो आधा हाइड्रेट जो होता है वो बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, इसी को अर्ध हाइड्रेट लिखा है ना। तो CaSO4 अर्ध हाइड्रेट में जब फिर से पुनः पानी मिल जाता है, कितना, 1.5 मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का मिल करके, और फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है जैसे ही पानी मिलाया जाता है। तो याद रखना जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4, बस इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उन पे डिपेंड करता है कि वो जिप्सम है या फिर POP है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
है ना। अगर 2H2O होगा तो जिप्सम होगा, और अगर हाफ H2O होगा तो वो क्या हो जाएगा, POP हो जाएगा। ठीक है, उपयोग इसका क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों, जो प्लास्टर होता है ना, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, पुट्टी वगैरह लगती है तो, है ना। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, ठीक है। अब क्रिस्टलन का जल यहाँ पे आपने देखा हाफ था क्रिस्टलन का जल, यहाँ पे 2 था क्रिस्टलन का जल। इसी तरह से धोने वाले सोडा में जो था वो 10 था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जहां भी लवण सॉल्ट होता है उसके साथ जो डॉट के साथ लगा रहता है ना, यहाँ डॉट के साथ लगा रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा, डॉट के साथ जो जल लगे रहते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टलन के जल। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ 5 क्रिस्टलन के जल हैं, जल के 5 अणु हैं, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेरी बेटी सना रो रही है तो अब मैं ये चैप्टर खत्म करती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे दूसरे चैनल CN क्लासेस जो कि इंग्लिश में है उसको भी जरूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।